नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आपको पता है कि हमने कक्षा 10 की जो नई बुक लगी है आरबीएसई बोर्ड में, राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति, उसको शुरू किया था। इससे पहले हम इसके 3 वीडियो बना चुके हैं। आपने नहीं देखे, आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर आप देख सकते हैं। आज हम इसका पार्ट नंबर 4 लाए हैं और सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जनपदों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय, विकास और पतन हुआ। जैसे मतलब आर्यों का जिस जैसे प्रसार हुआ और उसके बाद भारत में क्या है, बहुत सारे जनपद बने और उन जनपदों का राजस्थान में भी उदय हुआ। उन वो उदय मतलब वो जन्म हुआ, उसके बाद उनका विकास हुआ और फिर वह समाप्त हो गए। बौद्ध साहित्य जो है, बौद्ध ग्रंथ है अगुत्तर निकाय, उससे हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। यानी आपको ध्यान रखना है कि एक बौद्ध ग्रंथ है, क्या नाम है, अगुत्तर निकाय। इससे हमें कितनी महाजनपदों की सूची मिलती है? 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है उनमें से मत्स्य महाजनपद तो राजस्थान में स्थित था। राजस्थान के अनेक भाग जैसे कुरु, सुरसेन, अवंती महाजनपद के अंतर्गत आते थे। तो आपको ध्यान रखने की, ये जो 16 महाजनपद है उसमें एक जनपद जो मत्स्य जनपद है वो तो राजस्थान में था, लेकिन राजस्थान के कुछ भाग है जैसे कुरु, सुरसेन और अवंती, इन 3 महाजनपदों में राजस्थान के कुछ कुछ हिस्से शामिल थे। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र शिवी जनपद कहलाता था। यानी चित्तौड़ का जो आसपास का क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता था? इसको शिवी जनपद कहा जाता था। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योद्धे, अर्जुनाइन राजस्थान में आकर बस गए। यानी जब सिकंदर ने आक्रमण किया था वो अपनी रक्षा और अस्तित्व के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ जो कबीले थे वो यहाँ गए, जैसे मालव है, योद्धे है, अर्जुनाइन राजस्थान में आ गए। मत्स्य जनपद, आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। यानी आर्य जन में जो है मत्स्य जाति है, इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है, यानी ये पुराने होने का प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और कौस्तिकी उपनिषद में मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। यानी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो कि आर्य वैदिक जो सभ्यता है उसके अंदर वेदों के बाद सबसे बड़ा जो ग्रंथ है ऐतिहासिक रूप से, वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। और कौस्तिकी उपनिषद, इन दोनों में ही मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है। यानी महाभारत के समय जो है मत्स्य जनपद, इसकी गणना भारत के जो प्रमुख जनपद थे उसमें की गई है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। यानी इसके विस्तार की बात करें तो ये चंबल की पहाड़ियों तक, यानी दक्षिण में तो ये चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब की जो सरस्वती नदी के जंगल है वहाँ तक था। इस प्रदेश में आधुनिक जैसे जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर जिले के कुछ भाग शामिल है। यानी अगर हम मत्स्य जनपद की बात करें कहाँ का विस्तृत था, तो इसमें जयपुर आएगा, अलवर आएगा, धौलपुर आएगा, करौली और भरतपुर का कुछ भाग। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन था? विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नगर यानी बैराठ बसाकर उसे मत्स्य जनपद की क्या बनाया? राजधानी बनाया। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जो जनपद थे वो निर्बल हो गए थे। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में क्या हुई? वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में साल्व जाति रहती थी। अस्पष्ट सीमाओं को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष हुआ था। साल्व की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था, क्योंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है। अब आप देखो, ये तो साल्व है, इसका भी वर्णन मिलता है। जैसे साल्वराज जो है आता है महाभारत में, भीष्म पितामह और उसके बीच में संघर्ष होता है, और चेदी शिशुपाल, इनका भी महाभारत में वर्णन मिलता है। चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राजा ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर क्या आक्रमण किया और मत्स्य जनपद को क्या है? चेदी जनपद में मिला लिया। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली।
कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया, यानी जो मगध महाजनपद था उसने उसको अपने अंदर मिला लिया। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया और मौर्य के शासनकाल में मत्स्य जनपद जो है मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत गया और मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से ही अशोक का शिलालेख और मौर्य अवशेषों की जो पुष्टि होती है। अब हम पढ़ते हैं राजपूतों की उत्पत्ति। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित थी पुण्य समाप्त होने लगी। यानी जैसे पहले मौर्य जो आर्यों के बाद जो वैदिक सभ्यता चली है, वो वैदिक सभ्यता के बाद जो महाजनपद और उसके बाद मौर्य काल आता है, फिर गुप्त काल आता है और हर्षवर्धन जब की मृत्यु हो जाती है तो भारत क्या है पुण्य जो है छोटे छोटे भागों में बंटने लगता है। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में क्या थे, संघर्षरत थे। इन्हीं संघर्षों के परिणाम जो नए राजवंश उभरे वे कहलाए राजपूत राजवंश। इन नवीन राजवंशों का महत्व इस तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का ही इतिहास है, इसीलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। यानी जो पूर्व मध्यकालीन इतिहास है वो राजपूतों का इतिहास है, इसीलिए इसको काल को कहा जाता है राजपूत काल। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा कि वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक राजपूत युग कहा जाता है। यानी इसको क्या कहा जाता है, राजपूत युग। राजपूत कौन थे, ये प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिबद्ध किए, किंतु कोई भी मत जो है वह पूरी तरह सर्वमान्य। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है, प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है और चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों एवं बाणभट्ट के हर्षचरित्र तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। चीनी यात्री हवेन सांग ने भी जो हर्षवर्धन के समय आया था राजाओं के कहीं क्षत्रिय कहीं राजपूत लिखा है। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया कि यह मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि शासक वर्ग अन्य क्षत्रियों के राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे, उनके मत पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी हमें जानेंगे। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं, शेयर करें, कमेंट करें और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।